ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। ज़रार आज छुट्टी पर हैं। चमन बलूचिस्तान में जो मुज़ाहरा एहतजाज चल रहा है उसको 7 माह हो चुके हैं। मंगल को भी बलूचिस्तान की बेशतर बड़ी शाहराहें ब्लॉक रहीं, पहिया जाम रहा। इसकी किसी को परवाह है नहीं है, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का ये जो पहला हिस्सा है इस पर हमारा फोकस होगा इकॉनमी, क्योंकि वसत साहब आज जब हम दफ्तर में दाखिल हुए तो सबसे पहला जो हमें एक पर्चा थमाया गया वो था कि जी अदलिया पे बात नहीं करनी है क्योंकि पाबंदी लग गई है। तो मैंने कहा कुछ और मौजूद ढूंढें जो आवाम की दिलचस्पी का हो। वो डिटेल आपको पता है अदलिया की? वो हल्की थोड़ा सा बता दें। हाँ, वो ये है कि आपको तो पता है सबसे ज़्यादा इस मुल्क में जो अदलिया का दुख है वो पैमरा को ही है जी। अच्छा, पैमरा ने हिदायत की है टीवी चैनल्स को कि वो सिर्फ तहरीरी अदालती अहकामात जो हैं, अब इससे मुझे नहीं पता इससे क्या मुराद है, फैसले, हाँ, रिटन ऑर्डर्स उनकी रिपोर्टिंग करें, टिकर्स और हेडलाइंस ना चलाएं, और अलबत्ता लाइव कार्रवाई दिखाने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ज़ेर समात केसेस पे कोई कमेंट्री, तबसरा और तज्जिया नहीं होगा। अच्छा, इस पाबंदी का बैकग्राउंड ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से वो जो कश्मीरी शायर हैं लापता अहमद फरहाद, उनके मुकदमे की समाअत के दौरान जज साहब ने इंटेलिजेंस एजेंसियों और सरकारी एहलकारों के बारे में कुछ शदीद रिमार्क्स दिए थे। तो उसके बाद ये पाबंदी जो है पैमरा की वो सामने आई है कि जी जज की जो ओपिनियन वगैरह है ऐसा नहीं कि टिकर पर टिकर अनलेस के वो रिटर्न में हो। बिल्कुल। तो ये अच्छा है। ये जो रिमार्क्स हैं इससे लगता है इक़्तिदार के ऐवान कुछ हिल जाते हैं, तो फिलहाल उसे उन्होंने कहा जी आप हाँ, तो अब आप इसको ना रिपोर्ट करें। लेकिन अभी तक आज की तारीख में मुल्क की मईशत पे बात करने में चैलेंज किया गया है। हाँ, लेकिन मईशत पे बात करने पे कोई पाबंदी नहीं है, तो हम उस पर बात कर लेते हैं। जब उस पर पाबंदी लगेगी तो किसी और मौजू को ढूंढ लेंगे। तो ये मौजू वो है जो ज़ाहिर है कि सबको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज सेनेट में क्या तकरीर हुई, और ये जो हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं। आम आदमी का इशू ये है कि जी कि बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, टैक्स मज़ीद लगेंगे। तो जी बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। IMF की टीम जो आई हुई थी हमारे मुल्क में, ऑफिशियल से काफ़ी डिस्कशन हुई हैं। सारे हमारे बिज़नेस रिपोर्टर्स जो ख़बरें फ़ाइल कर रहे हैं उससे यही इंडिया है कि ये सब चीज़ें ऊपर जाएंगी, अवाम पर बोझ बढ़ेगा। आपको याद होगा पिछले साल मई में हमारी जो महंगाई की शरह थी वो 38% तक गई थी, जो कि अपने आप में एक ख़ासा बड़ा रिकॉर्ड है। पिछले माह ये कम होकर 17% तक आई, लेकिन लोगों को कोई बेहतरी इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, तनख्वाहें वहीं पे फ्रोज़न हैं और महंगाई है कि वो बढ़ती जा रही है। तो इस निज़ाम से जो लोग बदज़न हैं या सियासी बेचैनी है, अब ये क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन हमारे वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि हालात बिल्कुल ठीक समत में जा रहे हैं, स्टेबलाइज हो रहे हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता मईशत को पटड़ी पे वापस ले आएंगे। तो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ यूसुफ नज़र साहब भी होंगे, माहिर माशियात हैं। उनका मैं एक रीसेंट आर्टिकल देख रहा था द फ्राइडे टाइम्स में, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे चैलेंजेस जो हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हो गए हैं, बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं चलेगा। ये चेहरे पार्टियां आगे पीछे करने से, चीज़ों को रीअरेंज करने से काम नहीं चलेगा। ये जो झूठे वादे, खोखले नारे हम सुनते आए हैं वो उससे भी काम नहीं चलना। तो हमें बिल्कुल ठोस इस्लाहात लानी है। तो मामला कितना गंभीर है थोड़ा सा पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं कि आज आप बता रहे थे कि वो शहबाज शरीफ साहब ने कुछ कशकोल के हवाले से बात की है ना। यार ये कशकोल वाला जो है ना, मैं 98 से टूटा वो ये जब भी शरीफ ख़ानदान की हुकूमत आती है पहले जो इब्तदाई काम है उनमें से ये होता है कशकोल ज़ोर से ज़मीन पे मारते हैं। अच्छा, कशकोल कुछ इस तरह का बना हुआ है, उसमें थोड़े बहुत डेंट तो पड़ जाते हैं लेकिन टूटने में नहीं आता। आज फिर उन्होंने शहबाज शरीफ ने UAE में कशकोल तोड़ा है और खुशखबरी सुनाई है कि UAE 10 अरब डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। और उन्होंने जो IT की कंपनियां हैं UAE में, उनकी एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए फरमाया कि जी हमारा सारा ज़ोर जो है वो
नौजवानों की जो पेशा वाराना तरबियत और डिजिटल इकॉनमी पे है, और 60% जो हमारी आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो आइए और सरमायाकारी कीजिए। अब ये जो 60% का फिगर है तो बहुत अच्छा, लेकिन मसला ये है कि ट्रेंड मैन पावर के हिसाब से आप देखें, हमारी जो तालीम है, स्कूलिंग है, लाखों जो मदरसों से बच्चे निकलते हैं या लाखों जो स्कूल से बाहर हैं, ज़ाहिर है वो भी उसी ब्रैकेट में आते हैं। जो छोटे की दुकान पे काम कर रहा है या जो खेत में पानी डाल रहा है वो भी आ रहा है, लेकिन उसके पास कोई हुनर नहीं है। इसीलिए इन्वेस्टर जो हैं वो आने से घबराते हैं। तो आज भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी कि हम कर्ज लेने नहीं आए, उधार मांगने नहीं आए, हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ हमारे देखने वालों को कि कर्ज का मामला है कितना। अच्छा, मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाने लगा हूं, आप उससे बिल्कुल भी ना घबराइएगा। उसमें जो डिजिट्स वगैरह लिखे हैं उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शौक है तो देख लें। मैं चाह रहा हूं कि आप रुझान पे तवज्जो दें, ट्रेंड पे तवज्जो दें। ये पहली स्लाइड जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है पाकिस्तान का टोटल पब्लिक डेट, और वो भी उसका परसेंटेज ऑफ GDP। अगर आप देखें, ये पिछले 20 साल का शाखसाना है, यानी कि जनरल मुशर्रफ के दौर से ये शुरू होता है और शहबाज शरीफ साहब की हाइब्रिड रूल नंबर 2.0 तक ये आता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो पिछले 2-3 साल हैं, इसमें ये जो बार्स हैं ब्लू कलर की आपके राइट पे, ये कहाँ तक जा पहुँचा है, 71.5%। ये दूसरी स्लाइड जो आपके स्क्रीन पर आ रही है, ये है हमारी सूद की अदायगियाँ, रेड में हैं ये। और आप देखें कि ये पिछले 10 साल में ये मामला कहाँ से कहाँ गया है। यानी कि जो इमरान खान साहब वाला टेन्योर था उसमें इसने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू किया, लेकिन पिछले 2 बरस में ये दुगने से भी ज़ायद अमाउंट हो चुका है। तो चूंकि हमारे बजट का बड़ा हिस्सा सूद की अदायगियों में उसमें जाता है, तो इसको समझना ज़रूरी है कि हमारी जो अबतरी है, तनज़ुली है, उसकी रविश है क्या। अगली जो स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ये है हमारा GDP ग्रोथ। और कभी कभी ज़ाहिर है कि अपने आप को समझने के लिए आपको एक तकाबली जायज़ा करना चाहिए। तो इसमें हालांकि भारत हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि भारत इसमें कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। इसमें अब जो पाकिस्तान का इस वक्त जो फिगर है, ये 2022 तक का है, जब पाकिस्तान का जो GDP था वो 4.71 था। अभी जो पेशगोई है इस साल की, ये मज़ीद गिर चुका है, और इस दफ़ा अभी जो प्रेडिक्शन आ रही है वो ये कि ये 2.38% होगा। यानी ग्रोथ रेट बता रहे हैं आप? जी जी GDP ग्रोथ रेट परसेंटेज के हिसाब से। अच्छा, इसी तरह अगर सबसे जो उबलता हुआ इशू है वो है महंगाई का अगर आप ग्राफ देख लें तो देख लेंगे भारत कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ पर है। पाकिस्तान का जो 2 साल पहले तक फिगर था वो था 19.87, और भारत जो है वो सिंगल डिजिट में महंगाई वहाँ पर नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर हम इंडस्ट्री देख लें, यानी कि हमारे यहाँ ये हर बंदा जो है वो रियल एस्टेट में पैसे लगाता है, कंस्ट्रक्शन में, वो भी अगर उसमें आप डाल लें तो आप देख लें कि भारत काफ़ी ऊपर है और पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है वो उससे निस्बतन काफ़ी नीचे है। इसी तरह से अगर हम देख लें ग्रॉस सेविंग्स को, तो बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, आप देख सकते हैं कि इसमें बांग्लादेश इस वक्त सबसे ऊपर है, उसके बाद भारत है, और पाकिस्तान तकरीबन हर ग्राफ में पाकिस्तान, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, नीचे जा रहा है। इसी तरह से अगर आप ग्रॉस सेविंग्स का मवाजना कर लें एशिया के दूसरे मुल्कों के साथ, तो आपको नज़र आएगा कि सबसे ऊपर ज़ाहिर है कि चीन है। चीन के साथ तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। बीच में बहुत सारे मुल्क हैं जिनमें बांग्लादेश भी है, मलेशिया है, टर्की है, थाईलैंड है, और फिर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल जो बॉटम ग्राफ है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान में जो ग्रॉस सेविंग्स हैं वो तकरीबन उसमें बॉटम पे हैं। इसी तरह से एक और ग्राफ है एक्सपोर्ट्स का, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंगली इसमें तवज्जो दीजिएगा, ये है 1960 से लेके 1991 तक का 30 साल, जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 17% से ऊपर थी, भारत की जो है वो सिंगल डिजिट में थी, यानी कि 8.49। लेकिन फिर अगले 30 साल में क्या होता है, ये अगली स्लाइड में आपको नज़र आएगा कि तकरीबन वो पलट जाता है, उलट जाता है, और अब इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कहाँ से कहाँ जा रही हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिर गई।
ये है एक ब्रीफ सा एक शाखसाना जो आप फैक्ट्स फिगर से मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको एक सेंस आ गया होगा। मैं कोशिश कर रहा था कि यूसुफ नज़र साहब का काम कुछ आसान करें। हमें अंदाज़ा हो गया है कि हालात बहुत गंभीर हैं। अच्छा, तुमने जो बचत की बात की कि बचत बहुत कम है, तो यार अगर पूरी तनख्वाह मेरे खाने में और बिलों में चली जाए तो उसके बाद फिर बचत की तो डिमांड ना करें ना मुझसे। परचेजिंग पावर जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो यही हाल होगा। तो यूसुफ नज़र साहब आप हमारे साथ हैं लंदन से। ये आपने सुना, आपने ख़ुद बल्कि इस पे लिखा भी है, मैंने फ्राइडे टाइम्स वाले पीस का भी हवाला दिया। अब ये बताएं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। आपने कुछ तजावीज़ दी हैं हालिया दिनों में, लेकिन अभी जो बजट आ रहा है उसके हवाले से पहले बताएं कि ये जो हमने पेश गोइयाँ हम सुन रहे हैं ये सही है कि मज़ीद बोझ बढ़ेगा लोगों पे? शुक्रिया बहुत बहुत आदिल साहब और वसुल्ला साहब, आपने बड़ी अच्छा जो है पूरा एक स्टेज सेट किया है और हक़ाइक़ सामने रखे हैं। पहली बात तो ये है कि बजट आने वाला है जून के पहले हफ्ते में, मेरे ख्याल से कुछ 7 जून के या उसके आसपास आ जाएगा। IMF के जो मुज़ाकरात हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। मेरे ख्याल से उनका वक्त जो है कल वापस जा रहा है। 2 हफ्ते तक ये बात चली है और जो सुनने में आ रहा है, सारी बात है कि जो एग्रीमेंट होता है वो तो जब एक फॉर्मल एग्रीमेंट जिसको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहते हैं वो जब आएगा तो ऑफिशियली तो उसी वक्त ये पता चल सकेगा कि क्या हुआ। लेकिन जो सुनने में आ रहा है, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है जो 60 रुपए पर लीटर के हिसाब से उस पर कैप लगा हुआ है, मतलब ये कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सुनने में ये आ रहा है कि ये कैप हटा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं बढ़ेंगी। जारी बात है, जब आप कैप हटा रहे हैं तो उसकी इंटेंशन यही होगी कि आप उसमें इजाफा करें। दूसरा ये है कि जो ऑन एवरेज ये सुनने में आ रहा है कि जो गैस प्राइसेस हैं, नेचुरल गैस की प्राइसेस ऑन एवरेज 20 to 30% जो है वो बढ़ सकती है। फिर ये भी आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसको नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट किया जाए, इस पे बात हुई है, लेकिन उसके लिए यकीनन कानून में चेंजेस करनी पड़ेगी। इस पे भी बहुत तशवीश का इजहार किया गया है। जो पावर प्लांट्स हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं, देखिए जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो जो इस वक्त एनुअल जो तकरीबन 2.1 ट्रिलियन रुपीस जो हैं, मतलब ये $7.5 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली। इसके कहने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तानी हुकूमत को ये देने ही हैं, चाहे वो पावर प्लांट्स में बंद हो या उनकी प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में एनर्जी कंजम्पशन जो है कम हुआ है बिकॉज हमारी माशी हालात जो है ख़राब रहे हैं, लेकिन ये जो है ये आपको देना ही देना है। तो एक तो बहुत बड़ा ये मसला है किस लिए कि हमें इसको देना है, और उसको जो रिकवर करने के लिए फिर उनके पास यही नुस्खा है कि आपकी जो बिजली की कीमत में और मज़ीद इजाफा किया जाए। तो यूसुफ साहब देखिए, मैं लुबाब ये समझाऊँ, आपने कहा कि पेट्रोल, गैस, बिजली सब बढ़ेगा, सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, आवाम पे बोझ बढ़ेगा। कोई और रास्ता है हमारे पास आगे बढ़ने के लिए, इससे बजाय इसके कि हम वो लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो आम आवाम है, उस पर मज़ीद बोझ लाते जाएं? एक मैं बात मुकम्मल कर लूँ। आपने बात की जो इस वक्त हम सूद या जिसको मार्कअप पेमेंट्स अदा कर रहे हैं, इस साल में तकरीबन जो है वो $7.5 ट्रिलियन रुपीस अदा करेंगे हम, तकरीबन $26 बिलियन। अगले साल का जो तखमीना है, कम से कम जो मैंने देखा है, जो मेरे पास है, वो इससे कहीं ज्यादा है। वो है तकरीबन 9 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा, यकीनन $32 बिलियन आप समझ लीजिए। तो आपको जो फिक्स चार्जेस हैं, एक तो सूद की मद में तकरीबन $32 बिलियन, और ये जो आपके जो एनर्जी पावर प्लांट्स को देने $40 बिलियन। मुझे शिकायत ये है कि मीडिया इस बात की तरफ तवज्जो तो दे, इसका जिक्र ही तक अभी तक नहीं हुआ है कि भाई ये इतना बड़ा जो हमारे पर जो बोझ पड़ने वाला है इसका क्या होगा। अब आइए इस बात की तरफ कि क्या हो सकता है।
पहली बात जो बड़ी सिंपल है, जिसके लिए हमें किसी कानून में तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। एक इसका एक बहुत बड़ा जो एंगल है मुज़ाकरात का, वो पॉलिटिकल एंगल है। जब आप कहेंगे तो मैं उस तरफ भी आ जाऊंगा। लेकिन जो आपने बात की कि भाई इसका हल क्या है, तो देखिए बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो 18वीं तरमीम के बाद जो हैं सूबों ने उसके फ़राइज़ अदा करने हैं, लेकिन ये 12 या 17 कोई भी कहता है, ये डिवीजन जो है अभी तक फेडरल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में कहा था कि जी इससे 300 बिलियन जो है रुपीस सेव हो सकते हैं। तो साहब वो क्यों नहीं करते? अब तो जरदारी साहब सदर बन गए हैं, वो उस पर इसरार करें कि ये तो उनकी पार्टी का वादा था। तो 300 बिलियन तो बन सकते हैं, लेकिन इससे कुछ ज्यादा बात बनेगी नहीं। उससे एक बहुत बड़ी जो चीज जो है, जो हम प्रिविलेज जो देते हैं मुख्तलिफ सूरत में, सेल्स टैक्स के एग्जम्पशंस की सूरत में या दूसरे मद में, वो है तकरीबन 2.3 ट्रिलियन रुपीस अपने एफबीआर के अपने तखमीने के मुताबिक। और ये आज का नहीं, ये 2021 का है, मतलब आज से कोई 3 साल पहले। उसके बाद से क्या हुआ है इसका अभी तक कोई एस्टिमेट उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन तो अब ज्यादा ही होगा। तो मेरा ख्याल से तो मुमकिन है कि 3 ट्रिलियन रुपीस हो। इसका कोई जिक्र नहीं करता कि आखिर ये प्रिविलेजेस जो हैं, ये एग्जम्पशन जो हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर को और सारे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को दिए गए हैं और जो उसका इतराफ खुद एफबीआर करता है, आखिर ये क्यों कंटिन्यू किए जा रहे हैं? बिल्कुल यूसुफ साहब, तो अभी हम यूसुफ नजर साहब वापस आते हैं कि हमें मजबूरी एक ब्रेक पे जाना, यहीं से बात को हम कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, तो हम बात कर रहे हैं यूसुफ नज़र साहब से कि हमारी इकॉनमी को सीधा करने के लिए क्या हो सकता है। यूसुफ साहब, आपने 2 चीज़ें पॉइंट आउट की है कि आपने कहा कि गवर्नमेंट को रीस्ट्रक्चर करना होगा, जो फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सूबों में जानी चाहिए। दूसरा आपने कहा कि हमारा वो कॉर्पोरेट सेक्टर जिसको टैक्स एग्जाम्पशंस मिलती हैं बिलियंस में, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रही। अपनी बात को आप प्लीज़ जारी रखिए, आगे बढ़ाइए। क्या और क्या है जिस पे हमें तवज्जो देनी है? देखिए, इसमें थोड़ा सा इस पे मैं और तफसील दूंगा। जो मैंने बात की, ये 2.2 ट्रिलियन था, ये 2021 में था। तो ये तो बहुत बढ़ गया होगा। तो अगर ये 3 ट्रिलियन हो सकता है, फॉर आर्ग्यूमेंट से हम ये कह सकते हैं कि चले ये सारे एग्जाम्पशंस खत्म नहीं होते। अगर ये 3 ट्रिलियन है, अगर आप इसका आधा भी खत्म कर दें तो स्टिल इट इज 1.5 ट्रिलियन रुपीस। छोटी रकम तो नहीं है। 1 खरब 1.5 खरब रुपए की हम बात कर रहे हैं। आप कुछ फेडरल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बंद कर दें, उससे भी काफी बचत हो सकती है। तो 2 ट्रिलियन तो आपके यही हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन इस पे बात क्यों नहीं होती? इसलिए कि इतनी बड़ी बात है, लेकिन बात होती नहीं है। बात इसलिए नहीं होती कि मफादात वाबस्ता है। और ये जो हमारे से बहुत सारे मीडिया के लोगों को शायद बुरा लगेगा, आपको तो नहीं, इसलिए कि आप तो बात करते हैं और खुल के करते हैं। ये एक ऐसा सर्कस है जिसमें इतने बड़े मफादात वाबस्ता हैं कि कोई जो अवाम के मफाद की बात होती है वो दबा दी जाती है या इग्नोर कर दी जाती है। ये सबसे बड़ा मसला है। इसलिए कि अगर आपने आज़ादी राय की बात की, आज़ादी राय भी थी भी, तो उसका सही सिरा इस्तेमाल कैसे किया गया है? हमारे यहाँ ये हाल है कि अगर कोई मलिक रियाज की बात होती है तो सिवाय या 1-2 चैनल के अलावा तो लोग तो उसका नाम भी नहीं ले सकते। वो तो खुद सेल्फ सेंसर करते हैं जी। प्रॉपर्टी टाइकून कहते हैं उन्हें, बस सब समझते हैं कि किसकी बात हो रही है। कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक इन चीजों पे डिस्कशन नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, आप लोगों को ये तमाशा दिखाते रहेंगे तो, और ये कहते रहेंगे कि जी IMF ये कह रही है। IMF ये नहीं कह रही। IMF तो कहती है कि अपना खसारा कम करें। कैसे करना है ये तो आप पे है, लेकिन आप जब करना ही नहीं चाहते तो उनका तो इसरार इस बात पे होता है कि आप अपने डेफिसिट को कंट्रोल कीजिए, इसलिए कि आपके अखराजात जो है काबू से बाहर हैं, कर्जे जो है वो आसमान को छू रहे हैं। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम तो कर्जा नहीं देंगे। तो इसी वजह से बतदरीज जो है ओवर द ईयर्स IMF का जो एटीट्यूड है वो सख्त होता चला गया है। इसलिए कि हम कहते बहुत कुछ हैं, वादे बहुत कुछ करते हैं, परफॉर्म नहीं करते। और अब जो बहुत अहम बात यह है कि जो मेरी इत्तलात के मुताबिक इस जो डिस्कशंस हुए हैं पिछले कोई 2 हफ्तों में, IMF की तवज्जो और डिस्कशन इस बात पे बहुत ज़्यादा रहा है कि सियासी सूरत हाल कैसी है। ये जो आप वादे कर रहे हैं, क्या आप पार्लियामेंट से क्या इसको आप अप्रूव करवा सकेंगे आराम से?
और बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि इस पे कोई ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस हो, और ये वो कह रहे हैं कि उस वक्त तक, जब तक कि आपकी पार्लियामेंट के सारे कानून पास नहीं कर देती, जिससे ये सारे चेंजेस जो आप कह रहे हैं ये नाफिज होंगे, उस वक्त तक जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो साइन नहीं होगा। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है वो यही है। अगर इसमें कोई देर होती है, इसलिए कि हमारा जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है आप पता ही है बहुत बढ़ रहा है जी, अगर इसमें कोई देर होती है और एग्रीमेंट नहीं होता है, तो फिर जो है एक मरतबा फिर जिस सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ा था, खुदा ना खास्ता हमें करना पड़े, मेरी तो यही होगी दुआ, लेकिन उसके जो आसार हैं वो इस वक्त कोई अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए कि ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है। पिछले कोई हमें 4-5 हफ्तों में पता लग जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो देखिए, ये सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ना सिर्फ ये कि हमें करनी है, बल्कि हमें इसकी पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी है। IMF की तरफ से मेरे ख्याल से ये भी इशारा है कि वो सारी जमातों का इस पे चाहते हैं कंसेंट, ताकि ये ना हो कि कोई और हुकूमत आ जाए तो फिर कहेगा नहीं जी ये हमारी नहीं थी मंशा। तो यूसुफ साहब, आप माजी में भी आप थोड़ा सा, बल्कि हालिया दिनों में आपने खासा एक कंट्रोवर्शियल आइडिया फ्लोट किया है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में ना कोई लीडर है, ना कोई पार्टी ऐसी है जिसके पास कोई विजन है या उनके पास कोई कैपेसिटी है, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये इस्टेब्लिशमेंट की छतरी तले ही हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई हाल नहीं है। बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन आपको क्या ये होता हुआ अब नज़र आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इस बात का जवाब, अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया, मुझे ये कहते हुए खुशी नहीं हुई, और बाज़ लोगों ने मुझे जमहूरियत पे लेक्चर देने की ज़रूरत महसूस समझी। मैंने यही कहा कि आप किसको लेक्चर दे रहे हैं? आप उन लोगों को लेक्चर दे रहे हैं, उस जनरेशन को जो ज़िया-उल हक के सामने खड़ी हो गई थी। हम MRD मूवमेंट के फुट सोल्जर्स थे। आज जो कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कह रहे हैं। वो इसलिए भी कि इनमें से बहुत सारे लोग जो एतराज़ करते हैं, इनकी तारीख जो शुरू होती है 2018 से या 2011 से, और कोई भी हो पाकिस्तान में पार्टी इस वक्त पिछले 15 साल में, खासतौर पे जो दो बड़ी पार्टियां हैं, क्या वो कह सकते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने काम नहीं किया या उसकी मदद से वो इख्तियार में नहीं आए? सर वो एक देखिए ना, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है, वो हमारी ग्राउंड रियलिटीज हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या जो वर्दी में हैं उनके पास ज्यादा कैपेसिटी है क्या इकोनॉमी को चलाने की? मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, आई विल आंसर दैट डायरेक्टली, अगर आप थोड़ा सा जस्ट बेयर विद मी फॉर 2 मिनट्स। मैंने बड़ी तफसील से जो फ्राइडे टाइम्स का आर्टिकल है ये वाजे किया है पूरे आदाद शुमार के साथ, 20 साल के डेटा के साथ, कि इस हाल को जो पहुंचे हैं इसमें इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात नहीं थी, ये आपकी इन सियासी जमातों की अपनी इनकॉम्पिटेंस थी। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ने यकीनन अफगानिस्तान, इंडिया से ताल्लुकात, अमेरिका से ताल्लुकात वगैरह वगैरह वो करते हैं, बलूचिस्तान, उसकी तफसील में नहीं जाता। आपको मिसाल देता हूं, ये जो है जो CPEC का जो एग्रीमेंट था और उसके साथ जिसका आज हमें गले पड़ गए पावर प्लांट्स के एग्रीमेंट्स, इस पे एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं था। ये है फंक्शन इनकॉम्पिटेंस का। अब तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी, मैं देख रहा था, उन्होंने भी माना है कि जी हमसे गलतियां हुई हैं। तो भाई अगर आप $7.5 बिलियन दे रहे हैं सालाना, तो इसमें ये तो नहीं कहिए कि सियासी इस्तेकाम नहीं था। सियासी इस्तेकाम तो बहुत था। आइए इमरान खान साहब की तरफ, मैंने मिसाल दी, आपके जो रेवेन्यूज थे रियल टर्म्स में पहले 3 साल वो दे वेंट डाउन बाय 11%, और उसका खसारा पूरा करने के लिए कर्जों में बेपनाह इजाफा हुआ। आप ये कहते हैं कि जनाब ये तो सियासी इस्तेकाम, भाई उस वक्त सब एक पेज पे थे, उस वक्त क्या था मसला सियासी इस्तेकाम का? नहीं, तो सभी ने हिस्सा डाला ना। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम किसी एक फरीक को एब्जॉल्व नहीं कर सकते। जो ये चला रहे थे, सिस्टम बना रहे थे, उनका भी हिस्सा। मतलब ये है, इन जो मैंने आपको दोनों मिसाल दी, इसका एक बहुत बड़ा इसका इम्प्लीकेशन है, और वो आपको आज भी नजर आ रहा है। ये मान लीजिए कि हमारे यहाँ कैपेसिटी का फुकदान है। पाकिस्तान जो है इज सफरिंग फ्रॉम अ ग्रेव क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये खाली बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं करता। खाली सियासी इस्तेकाम की बात होती तो देख लीजिए इमरान खान साहब के पास तो सब हर चीज जी थी। जी फिर क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यूसुफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस डिस्कशन में हमारा साथ दिया। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो ज़रा चलेंगे बलूचिस्तान और चमन की बात करेंगे। अफ़गान बॉर्डर पर पाकिस्तान का सरहदी शहर चमन, वहाँ पर पिछले 7 माह से एक एहतजाज चल रहा है। इस अरसे में हमने देखा है मुल्क के कई हिस्सों में दीगर एहतजाज हुए, कैंप लगे, कुछ चंद हफ्ते चले, चंद महीने चले, लेकिन ख़त्म हो गए। लेकिन ये वाला मुसलसल चल रहा है। ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड है, इतना लंबा धरना, और उसमें हज़ारों लोग हैं। मंगल को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, 6 जमातों का ये अपोजिशन का अलायंस है, इन्होंने भी इस धरने के हक़ में हड़ताल की कॉल दी। जिसके बाद हमने देखा कि बलूचिस्तान की जो मेन तमाम शाहराह हैं उस पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था, ट्रक हों, बसें हों, सब रुक गए। मसला क्या है? मुतालबा है धरना देने वालों का कि जी के आप ने जो ये नई रिक्वायरमेंट डाल दी है कि पाक अफ़गान सरहद के आर पार आने जाने के लिए पासपोर्ट की और वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें कबूल नहीं है। आप हमारा पुराना सिस्टम बहाल करें, यानी कि नेशनल आईडी कार्ड पर, अफ़गान आईडी कार्ड पर, तस्करा पर लोग आ जा सकें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी ये रियासत की पॉलिसी है, बहुत हो गया, ये बात वापस नहीं होगी। इस बीच में हमने देखा है कभी चीफ़ मिनिस्टर चले गए उनके पास, कभी कोई अहलकार चला गया, लेकिन मामला हल नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा इसकी अपडेट लेते हैं। हमारे साथ क्वेटा से सीनियर सहाफ़ी सईद अली मौजूद हैं। सईद अली शाह, बताइएगा कि इसको बुनियादी तौर पर नज़रअंदाज किया गया है हुकूमत की तरफ से, या सीरियस अटेम्प्ट हुआ है इस मामले को सुलझाने के लिए? मेरा ख्याल है अभी तक कोई सीरियस अटेम्प्ट इस पर नहीं हुआ है। हुकूमत की जानिब से बारहा जो डेलीगेशंस है वो गए हैं, वहाँ पर धरने में जो शरीक लोग हैं उनसे मुज़ाकरात किए गए हैं, लेकिन सीरियस अटेम्प्ट नहीं हुआ है। 8 माह गुजर गए, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग जो है वो इस तवील धरने में जो है वो शरीक है। उनका मुतालबा ये है, ज़ाहिर निगरान गवर्नमेंट ने, वफाकी जो निगरान गवर्नमेंट थी, उसने उस वक्त एक फैसला किया था कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में। अली शाह, ये बताइए, आपने कहा सीरियस अटेम्प्ट से क्या मुराद है? सीरियस अटेम्प्ट ये है कि अब जितने भी हमने मुज़ाकरात देखे हैं वहाँ पे जाते हैं, उनका असल मुतालबा ये है, जो एहतजाज में शरीक लोग हैं उनका ये कहना है कि वीज़ा और पासपोर्ट इसको फिलहाल हम नहीं मानते। उनका ये कहना है कि स्टेटस को, यानी 76 साल से जो सिलसिला चला आ रहा है, यानी खासकर चमन, किला अब्दुल्ला जो 2 सरहदी अजला है अफगानिस्तान के साथ, इसी तरह कंधार है या जो दीगर बॉर्डरिंग अफगान जो प्रोविंसेस है, वहाँ पे ये है कि रादारी सिस्टम है। अगर आपके पास चमन या किला अब्दुल्ला का शनाख्ती कार्ड है तो आप बगैर वीजे के और पासपोर्ट के इंटर हो सकते हैं अफगानिस्तान में। इसी तरह अफगानिस्तान के जो सरहदी इलाकों के लोग हैं उनका तज़किरा चेक किया जाता है। ज़ाहिर है अब जो पंजशेर के लोग हैं या हिरात के लोग हैं, काबल के लोग हैं, उनको इस तरह एंट्री नहीं दी जाती है। गुज़श्ता 76 सालों से ज़ाहिर है दोनों जानिब रहने वाले जो कबाइल है वो इनके आपस में रिश्ते भी है। अगर कब्रिस्तान जो है वो पाकिस्तान में है तो स्कूल जो है वो अफगानिस्तान में है। एक घर का दीवार जो है वो अफगानिस्तान में है, उसी घर का दीवार जो है वो पाकिस्तान में है। तो इन चीजों को अभी तक रियलाइज नहीं किया गया। अच्छा, ये बताइए कि जो पाक ईरान बॉर्डर है उस पे राहदारी सिस्टम है या उस पे भी वीज़ा पासपोर्ट लागू है? देखिए, ईरान के साथ जो सिस्टम है वहाँ भी राहदारी सिस्टम है। राहदारी सिस्टम क्वेटा वालों के लिए नहीं है, जोब वालों के लिए नहीं है। वहाँ पर राहदारी सिस्टम जो है वो सरहदी अजला जिनका बॉर्डर जो है, यानी वहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने ईरान के साथ मिलता है, उनके लिए राहदारी सिस्टम है। यानी हुकूमत पाकिस्तान ने पाक ईरान बॉर्डर पे वीज़ा पासपोर्ट लागू नहीं किया, राहदारी सिस्टम जूं का तू मौजूद है, आप यही कह रहे हैं?
मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन वो मखसूस इलाकों तक जी वो मुझे मालूम है, तो आप वो तो जाहिर है जो सरहदी पट्टी है पुख्तनख्वा से या बलूचिस्तान के किसी भी हिस्से से आएंगे। जी अली साहब, वो आपने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि जो सरहदी बॉर्डर हैं जिनकी रिश्तेदारियां या ज़मीनें या रिश्तेदार बॉर्डर के आर पार हैं, उनके लिए राहदारी सिस्टम है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो तिजारत का मसला है, चमन पाकिस्तान बॉर्डर, अफ़गान बॉर्डर, इससे इलेक्ट्रॉनिक्स की तिजारत होती है, अशिया खुर्दनोश की तिजारत वगैरह होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तिजारत करने वाली पार्टियां हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इनका ताल्लुक़ चमन या कंधार से ही हो, कोई काबुल के हो सकता है, कोई लाहौर का हो सकता है, कोई कराची का हो सकता है। तो अगर ये सूरत हाल है तो वीज़ा और पासपोर्ट में क्या कबाहत है, जबकि हुकूमती एहलकार ये कह रहे हैं कि यार हम आपसे एक्सेप्शनली ये कह रहे हैं कि हम आपको मल्टीपल वीज़ा दे देते हैं, आप भले जितने मर्जी चक्कर लगाओ एक ख़ास मुद्दत में, फिर उसको रिन्यू करा लो। तो अब इसमें मसला क्या है? इसलिए कि ये सिर्फ सरहदी पट्टी में रहने वालों का मसला तो नहीं है ना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तो मैं आपको जरा अपडेट करूं, जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है गुज़श्ता कई माह से वो भी तातुल का शिकार है। पोर्ट कासम के जरिए आने वाले जितने भी गुड्स जो अशिया होती है उनको भी बंद किया गया है। गुज़श्ता 2 हफ्तों से कोर्रक के मुकाम पर, ये जिसको आम यहाँ पे इस्तिलाह है लगड़ी कहा जाता है, इसको रोजाना उजरत पर काम करने वाले डेली बेसिस वर्कर्स, ये जो इन्होंने बंद किया है। इसी तरह अगर आप मुसाफिर खवातीन साथ है, बीमार साथ है, तो आप मूवमेंट कर सकते हैं। मेरे सवाल का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैंने जो सवाल किया मैं दे रहा हूँ उसी पे उस्ताद साहब आ रहा हूँ। देखिए, कहने का मकसद ये है कि वो तो जितने लोग कारोबार कर रहे हैं, वो फैसलाबाद से है, कराची से है, पाकिस्तान के दीगर शहरों से है, वो जाहिर है वो तो अपने ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, वीजा, सारे कागजात उनके होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। अब जाहिर है 20,000 के करीब ये जो लगड़ी मैंने बात की। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, मेरी जो आपकी गुफ्तगू हो रही है, इससे मेरे अचानक जहन में आया कि बेसिकली ये मसला हल हो सकता है अगर 2 कैटेगरीज बना दी जाएं, जो पट्टी के साथ 2 कैटेगरीज पहले थे। सुन तो लीजिए, अब इन्होंने जब एक कैटेगरी कर दी, उसके खिलाफ एहतजाज जारी। अच्छा, जरा मैं आपको अपडेट करूंगा, आपका टाइम भी कीमती है, लेकिन आज मैंने वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जियाउल्लाह लांगो से बात की। अब वो गुज़श्ता दिनों वो गए थे स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचीकज़ई, बड़ा हाई पावर्ड या हाई लेवल जो डेलीगेशन था वो गए थे वहां पर, एहतजाज में शरीक लोग जो थे उनके साथ मुज़ाकरात किए थे, लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। आज जब मैंने उनसे बात की तो वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने ये कहा, कोई 3 मरतबा कहा कि बर्फ पिघल गई है, बहुत जल्द इनके मसले हल होंगे। ये जितने भी एहतजाज में शरीक लोग हैं, इनसे वज़ीर बलूचिस्तान की मुलाकात होगी और इस मसले को हम हल करेंगे। किस तरह करेंगे, कब करेंगे, लेकिन ये आज उन्होंने मुझे एक्सक्लूसिवली बताया। अच्छा, आखिर में सईद अली शाह, ये जो वसर साहब बात कर रहे थे कि अगर पासपोर्ट पे मल्टीपल एंट्री है, 5 साल का वीज़ा है और मुकामी लोगों को अगर ये मिलती है सहूलत, तो उसमें क्या कबात है? जितना अरसा ये एहतजाज चलता रहा है, ये तो कब का इनको पासपोर्ट और वीज़े मिल चुके होते अब तक। नहीं नहीं, आपने ठीक है, लेकिन देखिए बहुत अरसे से एक सिस्टम जो है वो चला आ रहा है। अब जाहिर है वो चाह रहे हैं कि वो जो स्टेटस को है उसको बहाल किया जाए। लेकिन अली शाह, दुनिया में 1926 के बाद से बाकायदा पासपोर्ट और वीज़ा सिस्टम है। अब मैं अगर ये डिमांड करूं कि नहीं, मुझे तो 1926 से पहले वाला सिस्टम चाहिए, जब मैं ऊँट पे सवार होकर या गाड़ी में बैठ के जो है ईरान चला जाता था, तुर्की चला जाता था, मेरे पास कोई भी शनाख्त होती थी। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जब ठीक है, जब दीवारें हर तरफ बुलंद हो रही हैं, जब दीवारें हर तरफ बुलंद हो रही हैं, जरा आपकी बात ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जाहिर है मैंने जिस तरह कहा कि एक घर है, आधा घर अफगानिस्तान में, आधा घर पाकिस्तान में, फिर प्रेसिडेंट मिसाल हमारे पास मौजूद है। अब पंजगूर है, चागी है, नोशकी है, गवादर है, केच है, 5 अजला है, इनका सरहद ईरान के साथ है, 900 किलोमीटर तवील सरहदी पट्टी है। वहां पर सिस्टम ये है कि इसी तरह ईरान के जो सरहदी इलाकों के लोग हैं, सिस्तान बलूचिस्तान है, पिशीन है, वो लोग भी राहदारी दिखा के ईरान का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो दिखा के पाकिस्तान में इंटर हो सकते हैं। इसका मतलब दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, दोहरा मयार दोहरा मयार भी है। सईद अली शाह, सॉरी हमारे पास टाइम कम है, हमें ब्रेक पे जाना है। आपका वैसे बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक्सप्लेन किया। हिस्टोरिकल राइट्स का जो मामला है ना, वो जो ये बात बता रहे हैं वो बार बार आड़े आता है। भाईजान सीधी सी बात है,
ताल्लुकात अच्छे थे तो कोई वीज़ा पासपोर्ट राहदारी वगैरह नहीं है, आप मुसल्ला होके भी इधर से उधर आ सकते थे। हमने अफगान वॉर में देखा है ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं, लिहाजा जाहिर है कि वो ज़ाब्ते के हिसाब से टाइट तो करना है। और इसको दो कैटेगरीज में बांट के एमिकेबली मसला हल हो सकता है, लेकिन मुश्किल है कि जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि उनके पास इख्तियार है, मैंडेट है या नहीं है? ये भी बड़ा सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो गज़ा की बात करेंगे। वेलकम बैक। गज़ा की पट्टी पर पिछले 3 दिन से बिलखुसूस कारपेट बॉम्बिंग जो है उसमें 3 गुना ज़्यादा शिद्दत आ गई है, और जो आखिरी शहर यानी रफ़ा, जहां के तकरीबन 14 लाख पनाह गुज़ीर थे अब से कुछ दिन पहले तक, अब सिर्फ वहां से 8 लाख निकल गए हैं और बाकी जो हैं 7 लाख के करीब फंस गए हैं। और इस वक्त रफ़ा जो है धुएं के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि फ़ज़ा और ज़मीन से मुसलसल गोलाबारी और बमबारी हो रही है। दूसरी जानिब जो वस्ती गज़ा का अल अक्सा अस्पताल है, हालांकि गज़ा में कोई अस्पताल इस वक्त कारआमद नहीं रहा, सब नाकारा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी जो ऑपरेटिव होने की कोशिश करते हैं उनका क्या असर होता है। मसलन वस्ती गज़ा का एक अस्पताल है अल अक्सा, उसमें इस वक्त 1300 मरीज़ और अमले के अरकान मौजूद हैं। उसे रोज़ाना 5000 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है अस्पताल को रनिंग हालत में रखने के लिए, मगर अब वहाँ एक बूंद भी नहीं। और आधे घंटे पहले ये ख़बर थी कि अगर अब पेट्रोल नहीं मिलता है तो अगले आधे घंटे बाद वो हॉस्पिटल बिल्कुल नॉन ऑपरेशनल हो जाएगा, और फिर मरीज़ों का क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसी तरह कमाल अदवान हॉस्पिटल, हालांकि वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, जनवरी फरवरी में इसराइल ने कर दिया था, लेकिन फिर भी वो इस वक्त इसराइली टैंकों के मुहासरे में है। इसी तरह अल औदा हॉस्पिटल जो है वो भी इसराइल के नरगे में है, और वहाँ इसराइली फ़ौज अमले को मजबूर कर रही है कि वो मरीज़ों को छोड़ के यहाँ से निकल जाएं। पेट्रोल की सूरत यह है कि इस वक्त गज़ा की पट्टी में ब्लैक मार्केट में $16 का 1 लीटर पेट्रोल मिल सकता है अगर आप ले सकें। लिहाजा गाड़ियाँ अपनी जगह खड़ी हो गई हैं, और जो मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस वक्त है वो गधा गाड़ी है। इस पर आप जितना सामान लाद सकते हैं लादें, अपनी जान बचाएं और भागें। इसके अलावा जो कासिम ब्रिगेड है उसने आज एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि एक इसराइली ब्रिगेडियर असाफ हम्मामी उसके कब्ज़े में है। ब्रिगेडियर असाफ के बारे में शुरू में इत्तला ये थी, इसराइली हुकूमत कह रही थी कि गालिबन वो 7 अक्टूबर को जो हमास ने जनूबी इसराइल में हमला किया था उसमें वो मारे गए थे। ICC के जो आपके दोस्त हैं प्रोसिक्यूटर करीम खान जनाब, उन्होंने कहा है इसराइल से कि वो फ़लस्तीनी कैदियों पे जो बहीमाना तशद्दुद के वाक़यात हैं उनकी छानबीन करे। एक ह्यूमन राइट्स चैप्टर है, यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स चैप्टर, उसने 100 से ज़्यादा जो आज़ाद हुए हैं इसराइली क़ैद से फ़लस्तीनी, उनसे गुफ्तगू के दौरान एक रिपोर्ट बनाई है, और उनके बयानात के मुताबिक इसराइली फ़ौज और जेल हुकाम फ़लस्तीनी कैदियों को मनसूबाबंद तरीक़े से टॉर्चर और तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मॉनिटरिंग टीम ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अपील की है कि इस तशद्दुद में मुलविस हुकाम को भी जंगी जराइम वाली जो फहरिस्त है उसमें शामिल होना चाहिए। ये जो आज़ाद होने वाले कैदी हैं इनकी गवाही ये है कि फ़लस्तीनियों को जबरी अगवा, कत्ल, टॉर्चर, जिनसी तशद्दुद, खुराक और अद्वियात की फराहमी पे पाबंदी, बिजली के झटके, तवील मुद्दत के लिए हाथ पांव हथकड़ियों और जंजीरों से बांधने, चेहरे पे थूकने और चेहरे पे पेशाब करने समेत हर तरह की अजियत और गैर इंसानी जो सलूक है उसका सामना है। आइसोलेशन में इसराइल जो है मुसलसल जा रहा है। कल आपने देखा कि यूरोपीय यूनियन के 3 अरकान ने वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। इसके अलावा कल एक्सपेक्टेड है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शायद ये फ़ैसला देने वाली है जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पे कि गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी का हुक्म सादिर करे,
या ना करें, लिहाजा कल का दिन जो है वो रफ़ा के लिए बहुत है। तो चलें, इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल जुमा है, आपकी हम कॉल्स लेंगे, हम तीनों यहाँ मौजूद होंगे आपकी अदालत में। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।